दोस्तों, जिस रामायण की कहानी को हम सब टीवी सीरियल में देखते और किताबों कहानियों में पढ़ते आए हैं, जिस रामायण की कहानी को सदियों से हम सिर्फ एक धर्म ग्रंथ या पौराणिक कथा मानकर पढ़ते आए हैं, आज के इस नए दौर में उसी रामायण की कहानी ने पूरी दुनिया के विज्ञान जगत में टहलका मचा रखा है। जिस कुंभकर्ण की चिरनिद्रा को दुनिया केवल सामान्य निद्रा या जादू समझती थी, वो असल में एक ऐसी उन्नत तकनीक थी जिसके सामने आज का आधुनिक विज्ञान भी घुटने टेकने पर मजबूर है। लंका का वो युद्ध केवल तीरों और तलवारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा महायुद्ध था जहां परमाणु शक्ति, जैविक हथियार और ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब पश्चिमी दुनिया गुफाओं में रहना सीख रही थी, तब भारत की धरती पर ऐसे विमान उड़ रहे थे जो मन की गति से चलते थे, और ऐसे योद्धा थे जो मौसम को अपने इशारों पर नचाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस महान सभ्यता का वो विज्ञान अचानक लुप्त कैसे हो गया? क्या कुंभकर्ण वाकई में 6 महीने सोता था, या फिर वो किसी ऐसे गुप्त मिशन पर था जिससे पूरी दुनिया अनजान थी? रावण का पुष्पक विमान किस ईंधन से चलता था जो बिना आवाज किए कहीं भी पहुंच जाता था? आज हम आपको बताएंगे रामायण के उन रहस्यमयी पात्रों की पूरी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे पूर्वज हमसे कितने आगे थे। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हजारों साल पहले जिस कुंभकर्ण को हम केवल सोने वाला दानव समझते रहे, वो असल में लंका की गुप्त प्रयोगशाला में बना रहा था। दुनिया के सबसे घातक हथियार नासा के वैज्ञानिक भी रह गए दंग। रावण के 10 सिरों का सच जानकर मॉडर्न मेडिकल साइंस के उड़े होश। क्या वो क्लोनिंग का चमत्कार था, या फिर 360 डिग्री निगरानी करने वाला हाईटेक हेलमेट सिस्टम? पुष्पक विमान में लगा था ऐसा मर्करी वोर्टेक्स इंजन जिसे आज की टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां भी डिकोड करने में जुटी। 2025 में खुला प्राचीन वैमानिकी का सबसे बड़ा राज। मेघनाथ के पास थी अदृश्य होने की वो स्टील्थ तकनीक और मौसम बदलने वाले हथियार, जिनके सामने आज की सुपर पावर सेनाओं के रडार और मिसाइल सिस्टम भी हो जाएंगे फेल। समुद्र पर पत्थर तैराने का चमत्कार नहीं, बल्कि वो थी एक उन्नत इंजीनियरिंग। नल और नील के उस फॉर्मूले ने बदल दी है दुनिया भर में ब्रिज निर्माण की पूरी परिभाषा। रामायण का सबसे भारी मायावी पात्र कुंभकर्ण। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले उस भ्रम को तोड़ते हैं जो सदियों से हमारे दिमाग में बैठाया गया है। बात करते हैं रामायण के सबसे भारी भरकम और रहस्यमयी पात्र कुंभकर्ण की। बचपन से हमने और आपने यही सुना है कि कुंभकर्ण एक ऐसा राक्षस था जो 6 महीने सोता था और एक दिन जागकर बेहिसाब खाना खाता था। लेकिन जरा ठहरिए और तार्किक होकर सोचिए, रावण जैसा महाज्ञानी और महाशक्तिशाली सम्राट जो तीनों लोगों को जीतने का दम रखता था, वो अपने सबसे ताकतवर भाई को सिर्फ सोने के लिए बेकार क्यों छोड़ देगा? एक ऐसा योद्धा जिसके जागने मात्र से इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था, क्या वो सिर्फ एक स्लीपिंग ब्यूटी था? बिल्कुल नहीं। 2026 के आधुनिक शोध और साइटोलॉजी यानी सत्य के विज्ञान ने इस पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि कुंभकर्ण लंका का सबसे बड़ा और मुख्य रक्षा वैज्ञानिक यानी डिफेंस साइंटिस्ट था। उसका वो 6 महीने का सोना असल में एक कवर स्टोरी थी, एक बहुत बड़ा झूठ था जो आम जनता और दुश्मनों को गुमराह करने के लिए फैलाया गया था। असलियत तो ये थी कि कुंभकर्ण लंका के नीचे बनी विशालकाय भूमिगत प्रयोगशालाओं यानी अंडरग्राउंड लैब्स में काम करता था। वो वहां सो नहीं रहा था, बल्कि वो वहां ऐसे दिव्यास्त्र तैयार कर रहा था, ऐसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा था जो पलक झपकते ही पूरी दुनिया को राख कर सकते थे। अब आप पूछेंगे कि उसे 6 महीने तक गायब रहने की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब आज का विज्ञान बहुत अच्छे से देता है। जब कोई वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा या अत्यधिक उच्च विकिरण वाले हथियारों पर काम करता है, तो उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटना पड़ता है, उसे आइसोलेशन में रहना पड़ता है। कुंभकर्ण जिन प्रयोगों को अंजाम दे रहा था, वो इतने संवेदनशील और खतरनाक थे कि उसे विशेष सुरक्षित कक्षों यानी कंटेनमेंट चैम्बर्स में रहना पड़ता था। बाहरी दुनिया को लगता था कि वो सो रहा है, लेकिन वो उन बंद दरवाजों के पीछे लंका की सैन्य ताकत को एक ऐसे स्तर पर ले जा रहा था जिसका मुकाबला करना देवताओं के भी बस की बात नहीं थी। इंद्र का डरना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अगर कुंभकर्ण सिर्फ एक मोटा और आलसी राक्षस होता, तो देवताओं का राजा इंद्र उससे क्यों खौफ खाता?
इंद्र को डर इस बात का था कि कुंभकर्ण अपनी लैब में ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जो सीधे तौर पर इंद्रासन यानी अंतरिक्ष में स्थित उनके स्पेस स्टेशनों के लिए खतरा बन सकती है। यह भारत का वो प्राचीन विज्ञान था जिसे हमने कहानियों में खो दिया। लेकिन कुंभकर्ण का रहस्य सिर्फ वैज्ञानिक होने तक सीमित नहीं है। एक और थ्योरी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कुछ आधुनिक विश्लेषकों और प्राचीन ग्रंथों के तकनीकी डिकोडिंग से यह संकेत मिलता है कि युद्ध के मैदान में जो कुंभकर्ण उतरा था वो शायद कोई हार्ड मांस का इंसान था ही नहीं। वो एक विशालकाय रोबोट या साइसन हो सकता है। जरा रामायण के उस वर्णन पर गौर कीजिए। जब कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकलता था तो वानरों के बड़े बड़े पत्थर और पेड़ उसके शरीर से टकराकर टूट जाते थे, जैसे वो किसी धातु से टकरा रहे हों। उसने हजारों वानरों को कुचल दिया। क्या एक सामान्य जैविक शरीर इतना कठोर हो सकता है? यह विवरण किसी मांस मज्जा के शरीर का नहीं, बल्कि एक अत्यधिक उन्नत धातु से बने बख्तरबंद कवच यानी आर्मर्ड एक्सोस्केलेटन का लगता है। उसे जगाने की प्रक्रिया को याद कीजिए। हजारों ढोल बजाए गए, हाथियों ने उसे टक्कर मारी, उसे पहाड़ जैसा खाना दिया गया। यह किसी इंसान को नींद से जगाना नहीं लग रहा, बल्कि यह किसी विशालकाय मशीन को कोल्ड स्लीप या हाइबरनेशन मोड से रिबूट करने की प्रक्रिया लगती है। जैसे आज हम किसी बड़ी मशीनरी को स्टार्ट करने के लिए उसे फ्यूल देते हैं, वैसे ही उस समय उस बायोमैकेनिकल मशीन के लिए मांस और मदिरा जैविक ईंधन यानी बायोफ्यूल का काम करते थे। ब्रह्मा का वो शाप कि तू मरे हुए के समान सोता रहेगा, शायद उस मशीन को निष्क्रिय यानी डीएक्टिवेट करने का एक सॉफ्टवेयर लॉक या कोड था, जिसे बाद में 6 महीने के मेंटेनेंस साइकिल में बदल दिया गया। रावण का पुष्पक विमान। अब हम बात करते हैं उस तकनीक की जिसने आज पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। रावण का पुष्पक विमान। आज जब हम एलियन टेक्नोलॉजी या यूएफओ की बात करते हैं तो हमें अपने ही इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। पुष्पक विमान कोई कल्पना नहीं, बल्कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना था। ग्रंथों में कहा गया है कि यह विमान मन की गति से चलता था। 2025 में एलोन मस्क और न्यूरालिंक जैसी कंपनियां जिस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI पर काम कर रही हैं, रावण के पास वो तकनीक हजारों साल पहले मौजूद थी। पुष्पक विमान का कंट्रोल सिस्टम शायद किसी बटन या लीवर से नहीं, बल्कि सीधे पायलट के दिमाग की तरंगों से जुड़ा हुआ था। रावण का मुकुट या हेलमेट उन तरंगों को डिकोड करता था और विमान को निर्देश देता था। यही वजह थी कि उसे मन की गति से चलने वाला कहा गया। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है इसका इंजन। प्राचीन ग्रंथ, वैमानिक शास्त्र और सम्रांगण सूत्रधार में विमानों के लिए पारा यानी मरकरी के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। जब पारे को गर्म और आवेशित किया जाता है तो वह एक जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करता है। इसे आज की वैज्ञानिक भाषा में मरकरी वॉर्टेक्स इंजन या आयन प्रोपल्शन कहा जाता है। नासा ने दशकों पहले इस तकनीक पर प्रयोग किए थे और आज भी डीप स्पेस मिशन के लिए आयन इंजन का इस्तेमाल होता है। सोचिए, जिस तकनीक को हम आज भविष्य की तकनीक मान रहे हैं, लंका का राजा रावण उसे अपने रोजमर्रा के आवागमन के लिए इस्तेमाल करता था। यह विमान केवल हवा में नहीं उड़ता था, बल्कि यह अंतरिक्ष में भी जा सकता था और पानी के भीतर भी चल सकता था। यह एक एम्फीबियस एरोस्पेस व्हीकल था। इसकी बनावट, इसमें लगे रडार और इसकी अदृश्य होने की क्षमता इसे आज के F-22 रैप्टर या B-2 बॉम्बर से भी कई गुना ज्यादा उन्नत बनाती है। यह भारत की वो विरासत है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रावण के 10 सिर या कोई टेक्नोलॉजी। अब जरा रावण के उस रूप की बात करते हैं जिसे हम हर दशहरे पर जलाते हैं। उसके 10 सिर। क्या किसी इंसान के 10 सिर हो सकते हैं? जीव विज्ञान के अनुसार यह असंभव लगता है, लेकिन अगर हम इसे 2025 के नजरिए से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। रावण केवल एक योद्धा नहीं था, वह वेदों का झाता और एक महान वैज्ञानिक भी था। उसके 10 सिर 2 चीजों का प्रतीक हो सकते हैं। पहला सिद्धांत है क्लोनिंग। हो सकता है कि रावण ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने ही जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड क्लोन तैयार कर रखे हों। युद्ध में जब राम उसका एक सिर काटते थे तो तुरंत दूसरा आ जाता था। यह वर्णन पुनर्योजी चिकित्सा, रिजेनरेटिव मेडिसिन या फिर तत्काल क्लोन प्रतिस्थापन की ओर इशारा करता है। यानी रावण के पास ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी थी जो अंगों को फिर से उगा सकती थी, या फिर उसके पास अपने जैसे कई शरीर बैकअप में थे। दूसरा और सबसे सटीक वैज्ञानिक तर्क यह है कि 10 सिर उसके हेलमेट का रूपक हैं। आज के फाइटर पायलट्स ऐसे हेलमेट पहनते हैं जो उन्हें 360 डिग्री का विजन देते हैं। रावण के पास शायद ऐसा ही कोई अत्याधुनिक हेड्स अप डिस्प्ले
HUD वाला हेलमेट था, जिसमें 10 दिशाओं के कैमरे लगे थे। उसे अपने चारों तरफ, पीछे, दाएं, बाएं, हर तरफ का नजारा एक साथ दिखता था। इसीलिए उसे युद्ध में हराना या उसे चकमा देना लगभग असंभव था। 10 सिर यानी 10 दिशाओं की निगरानी, ये कोई जादू नहीं, बल्कि विशुद्ध सर्विलांस टेक्नोलॉजी थी। दुनिया जिसे राक्षस का रूप समझती रही, वो असल में एक तकनीकी कवच था। यह हमें सिखाता है कि प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातों को अगर हम रूपकों और प्रतीकों से हटकर देखें तो हमें वहां विज्ञान का एक महासागर मिलता है। रावण का पुत्र मेघनाद, कहानी में अब एंट्री होती है रावण के पुत्र मेघनाद की, जिसे दुनिया इंद्रजीत के नाम से भी जानती है। अगर रावण वैज्ञानिक था तो मेघनाद उस विज्ञान को युद्ध में उतारने वाला सबसे बड़ा टेक्निकल वॉरियर था। उसका नाम इंद्रजीत इसलिए पड़ा क्योंकि उसने अंतरिक्ष आधारित ताकतों यानी देवाओं को भी हरा दिया था। मेघनाद के पास जो तकनीक थी वो आज की 21वीं सदी की सेनाओं के लिए भी सपना है। सबसे पहले बात करते हैं उसके मौसम युद्ध की। रामायण में जिक्र है कि मेघनाद बादलों की आड़ में युद्ध करता था और जब चाहे तब अंधेरा, बारिश या कोहरा पैदा कर देता था। यह कोई मंत्र नहीं था, बल्कि यह क्लाउड सीडिंग और वायुमंडलीय आयनीकरण की तकनीक थी। वह युद्ध क्षेत्र के ऊपर कृत्रिम मौसम बना सकता था, जिससे दुश्मन की विजिबिलिटी शून्य हो जाती थी। आज दुनिया के बड़े देश हैर्प जैसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो मौसम को हथियार बना सके, लेकिन मेघनाद यह कला हजारों साल पहले ही सिद्ध कर चुका था। उसका नाम मेघनाद यानी बादलों की गर्जना भी यही बताता है कि वो सोनिक वेपन्स यानी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करता था। ऐसी तीखी और उच्च तीव्रता वाली आवाजें जो दुश्मन के कान के पर्दे फाड़ दें या उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त कर दें। मेघनाद का एक और हथियार था जिसने राम और लक्ष्मण जैसे महायोद्धाओं को भी संकट में डाल दिया था, नागपाश। इसे अक्सर जादुई सांपों की रस्सी मान लिया जाता है, लेकिन जरा ठहरिए, क्या यह संभव नहीं कि नागपाश एक उन्नत जैविक हथियार या नैनो तकनीक का नमूना हो? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो नागपाश सांप के आकार के नैनो रोबोट्स का एक समूह हो सकता है। जैसे ही यह हथियार छोड़ा गया, इन नैनो रोबोट्स ने राम और लक्ष्मण के शरीर को जकड़ लिया और उनके रक्त प्रवाह में एक खास तरह का न्यूरोटॉक्सिन छोड़ दिया। इस जहर ने उनके तंत्रिका तंत्र को जाम कर दिया, जिससे वे लकवाग्रस्त होकर गिर पड़े। या फिर यह एक वायरल एजेंट था। गरुड़ का आना और नागपाश का खुलना, यह भी एक तकनीक थी। गरुड़ यहाँ किसी पक्षी का प्रतीक नहीं, बल्कि एक एंटीडोट या एंटीवायरल प्रोग्राम का प्रतीक है, जिसने उन नैनोबॉट्स को निष्क्रिय किया या उस जहर का काट प्रस्तुत किया। यह बताता है कि उस समय बायो वॉरफेयर यानी जैविक युद्ध अपने चरम पर था। मेघनाद की सबसे खतरनाक क्षमता थी उसकी अदृश्यता। वो युद्ध के बीच से गायब हो जाता था। आज की दुनिया में इसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। मेघनाद के पास शायद ऐसा कोई ऑप्टिकल कैमोफ्लेज सूट या विमान था जो प्रकाश की किरणों को मोड़ देता था, जिससे वो इंसान की नंगी आंखों और रडार दोनों से ओझल हो जाता था। इतना ही नहीं, उसने हनुमान जी के सामने सीता का वध करने का एक भ्रम भी रचा था। वो असली सीता नहीं थी, बल्कि वो एक होलोग्राम था, एक प्रोजेक्टेड इल्यूजन जिसका मकसद था दुश्मन का मनोबल तोड़ना। इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध कहते हैं। आज जो तकनीक हम प्रोजेक्ट ब्लू बीम जैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में सुनते हैं, मेघनाद उसका इस्तेमाल रणभूमि में कर रहा था। वो एक ऐसा योद्धा था जो तलवार से कम और तकनीक से ज्यादा लड़ता था। दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार राम सेतु। अब हम बात करते हैं उस इंजीनियरिंग चमत्कार की जिसने भारत और श्रीलंका को जोड़ दिया, राम सेतु। सदियों से लोग पूछते आए हैं कि पत्थर पानी पर कैसे तैर सकते हैं। क्या यह सिर्फ राम नाम का चमत्कार था? आस्था अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान भी उतना ही ठोस है। नल और नील, वानर सेना के ये दो पात्र कोई आम वानर नहीं थे। वे उस समय के सबसे बेहतरीन सिविल इंजीनियर और ओशनोग्राफर थे। पत्थरों के तैरने के पीछे कई वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत प्यूमिक स्टोन का है। ज्वालामुखी से निकले ये पत्थर छिद्रदार होते हैं और इनका घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए ये तैरते हैं। लेकिन रामेश्वरम में ज्वालामुखी नहीं है, तो फिर यहाँ नल और नील की पॉलीमर केमिस्ट्री का ज्ञान सामने आता है। हो सकता है कि उन्होंने पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी खास तरह के वानस्पतिक पेस्ट या बोटैनिकल पॉलीमर का इस्तेमाल किया हो, जिसने पत्थरों के बीच हवा को कैद कर लिया हो। इससे भी आगे की सोचें तो नल और नील के पास द्रव्यमान में हेरफेर करने की तकनीक हो सकती है, जिसे हम लघिमा सिद्धि कहते हैं। वो आधुनिक भौतिकी में एंटी ग्रेविटी तकनीक हो सकती है,
जिससे भारी से भारी चट्टानें भी भारहीन हो गईं। नासा की सैटेलाइट तस्वीरें आज भी भारत और श्रीलंका के बीच एक डूबी हुई श्रृंखला को दिखाती हैं। नल और नील ने एक बहुत ही सटीक ओशनोग्राफिक सर्वे किया था। उन्होंने समुद्र के नीचे मौजूद एक प्राकृतिक रिज को पहचाना और उसी को नींव बनाकर उस पर पुल खड़ा किया। यह दुनिया का सबसे तेज गति से बना पुल था, जो केवल 5 दिनों में तैयार हो गया। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का ऐसा उदाहरण है जो आज के बड़े बड़े निर्माण कार्यों को भी चुनौती देता है। हनुमान और उनकी वानर सेना। नल नील के बाद अब नजर डालते हैं हनुमान और उनकी वानर सेना पर। क्या वे वाकई बंदर थे? अगर वे बंदर थे तो वे बात कैसे करते थे? वे अनुशासित सेना की तरह कैसे लड़ते थे? वे जटिल जासूसी मिशन कैसे पूरे करते थे? 2025 का विज्ञान और मानव विकास का इतिहास एक अलग ही कहानी बयां करता है। वानर सेना बंदर नहीं बल्कि एक लुप्त मानव प्रजाति हो सकती है। हो सकता है कि वे होमो इरेक्टस या नेंडरथल जैसी प्रजातियां हों, जो उस समय दक्षिण भारत के जंगलों में इंसानों होमो सेपियंस के साथ सह अस्तित्व में थीं। वानर शब्द का अर्थ ही है वन नर, यानी वन में रहने वाला मनुष्य। वे शारीरिक रूप से इंसानों से ज्यादा मजबूत थे, उनकी अपनी भाषा थी और वे औजारों का उपयोग जानते थे। उनकी पूंछ एक आनुवंशिक अवशेष वेस्टिजिकल ट्रेट हो सकती है, या हनुमान जी के मामले में ये एक संतुलन बनाने वाला उपकरण या कृत्रिम अंग हो सकता है, जो उन्हें हवा में कलाबाजी करने में मदद करता था। हनुमान जी का समुद्र लांघना भी कोई साधारण छलांग नहीं थी। इसे लघिमा सिद्ध कहा गया है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में यह माइक्रोग्रेविटी या जेट पैक तकनीक हो सकती है। एक ऐसा उपकरण जो उन्हें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त कर देता था और उन्हें लंबी दूरी तक उड़ने में सक्षम बनाता था। सोचिए, एक ऐसी प्रजाति जो हमसे शारीरिक रूप से बेहतर थी और जिनके पास हमसे अलग तरह की तकनीक थी। उनका लुप्त होना भी इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है। शायद उस महायुद्ध के बाद वे धीरे धीरे इंसानी आबादी में घुल मिल गए या फिर किसी प्रलय में खत्म हो गए। रामायण में एक और किरदार है जो तकनीक की दुनिया का बेताज बादशाह था, मयासुर। मंदोदरी के पिता और रावण के ससुर। उन्हें असुरों का विश्वकर्मा कहा जाता है। मयासुर ने त्रिपुर का निर्माण किया था। 3 ऐसे शहर जो आकाश में उड़ते थे और सोने, चांदी और लोहे के बने थे। यह विवरण सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? क्या यह विशालकाय स्पेस स्टेशन का वर्णन नहीं लगता? प्राचीन साहित्य में त्रिपुर का वर्णन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज हम साइंस फिक्शन फिल्मों में डेथ स्टार या ऑर्बिटल सिटीज का देखते हैं। सोना यानी गोल्ड का इस्तेमाल रेडिएशन शील्डिंग और सोलर एनर्जी के लिए, चांदी का इस्तेमाल रिफ्लेक्टर्स और थर्मल कंट्रोल के लिए, और लोहा यानी स्ट्रक्चरल मजबूती के लिए। ये शहर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते थे। कहानी कहती है कि इन शहरों को तभी नष्ट किया जा सकता था जब वे हजारों वर्षों में एक बार एक सीध में आए। यह खगोलीय यांत्रिकी यानी ऑर्बिटल मैकेनिक्स का सबसे सटीक उदाहरण है। अलग अलग कक्षाओं ऑर्बिट्स में घूमने वाले 3 सैटेलाइट या स्टेशन एक दुर्लभ समय पर ही एक सीधी रेखा सिजिजिमे में आते हैं। शिव जी ने जिस बाण से इनका नाश किया वो कोई साधारण तीर नहीं था। वो एक गाइडेड मिसाइल थी जिसे ठीक उसी क्षण लॉन्च किया गया जब ये तीनों एक सीध में आए, ताकि एक ही बार में तीनों को खत्म किया जा सके। मयासुर का यह ज्ञान बताता है कि उस समय अंतरिक्ष विज्ञान अपनी चरम सीमा पर था। मायावी मारीच। इसके अलावा रामायण में मारीच का प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। मारीच का स्वर्ण मृग बनना। क्या कोई जीव अपना रूप बदल सकता है? नहीं, लेकिन विज्ञान यह कर सकता है। मारीच ने सीता को लुभाने के लिए जिस स्वर्ण मृग का रूप धरा था वो वास्तव में एक होलोग्राफिक डिकॉय या एक रिमोट नियंत्रित ड्रोन हो सकता है। एक ऐसा ड्रोन जो सोने जैसा चमकता था और जिसे दूर से कंट्रोल किया जा रहा था। जब राम ने उसे मारा तो उसने राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। यह वॉयस सिंथेसिस या ऑडियो मॉड्यूलेशन तकनीक थी। इसका मकसद था दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क को जाम करना या भ्रमित करना। आज की मिलिट्री भी डिकॉय और वॉयस स्पूफिंग का इस्तेमाल करती है, लेकिन रावण की सेना ने यह हजारों साल पहले ही कर दिखाया था। सुषेण वैद्य। एक और दिलचस्प पात्र है सुषेण वैद्य, लंका के राजवैद्य जिन्होंने लक्ष्मण का इलाज किया था। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो वे कोमा में चले गए थे। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी मंगवाई। आधुनिक वनस्पति विज्ञानियों ने संजीवनी की पहचान सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस के रूप में की है। इस पौधे में एक अद्भुत गुण है, यह पूरी तरह सूख जाने के बाद भी पानी मिलते ही फिर से हरा हो जाता है। सुषेण वैद्य क्रायोजेनिक्स और सेलुलर पुनर्जीवन सेल्यूलर रिजेनरेशन के विशेषज्ञ थे। मेघनाद के हथियार संभवतः
रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव वो थे जिससे लक्ष्मण की कोशिकाएं नष्ट हो रही थीं। संजीवनी एक शक्तिशाली एंटी ऑक्सीडेंट और डीएनए रिपेयर एजेंट थी जिसने लक्ष्मण की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक किया और उन्हें मौत के मुंह से वापस खींच लाया। सुषेण वैद्य का ज्ञान बताता है कि उस समय की चिकित्सा पद्धति आज की सर्जरी और मेडिसिन से किसी भी मामले में कम नहीं थी। अहिरावण। अब जरा पाताल लोक की यात्रा पर चलते हैं। अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था। पौराणिक भूगोल में पाताल लोक पृथ्वी के ठीक नीचे है। अगर आप भारत के नक्शे में ठीक नीचे सुई चुभोएं और उसे पृथ्वी के दूसरी तरफ निकालें तो आप कहां पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे दक्षिण अमेरिका या मैक्सिको के पास। यह एक भौगोलिक सत्य है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि अहिरावण की कथा और हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की पूजा मध्य अमेरिका के होंडुरस में प्राचीन मंकी गॉड सिटी में मिलती है। वहां हनुमान जैसी मूर्तियां मिली हैं। हनुमान जी का सुरंग के रास्ते पाताल जाना एक प्राचीन ट्यूब टनल सिस्टम या हाइपरलूप जैसा हो सकता है जो महाद्वीपों को जोड़ता था, या फिर अहिरावण के पास वर्महोल या पोर्टल तकनीक थी जिससे वह पलक झपकते ही भारत से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका पहुंच जाता था। यह थ्योरी हमारे प्राचीन ग्लोबलाइजेशन और इंटरकॉन्टिनेंटल यात्रा के दावों को पुख्ता करती है। कबंध राक्षस। रामायण में कबंध नामक राक्षस का भी जिक्र है जिसका सिर नहीं था, पेट में मुंह था और लंबी भुजाएं थीं। यह विवरण किसी जैविक प्राणी का नहीं लगता। यह एक औद्योगिक मशीन या रोबोट का वर्णन है। पेट में मुंह ग्राइंडर या भट्टी का द्वार हो सकता है और लंबी भुजाएं हाइड्रोलिक क्रेन जैसी थीं जो चीजों को पकड़कर मशीन के अंदर डालती थीं। राम और लक्ष्मण ने इस मशीन की भुजाओं को काटकर इसे निष्क्रिय किया। त्रिजटा का स्वप्न विश्लेषण भी आधुनिक मनोविज्ञान का हिस्सा लगता है। वह सीता की रक्षक कम और एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषक साइकोएनालिस्ट ज्यादा थी। उसके सपने असल में डाटा इंटेलिजेंस और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स थे। वह युद्ध की पल पल की खबरें रखती थी और सीता का मनोबल बनाए रखने के लिए उन्हें सकारात्मक संकेत देती थी। इतना ही नहीं, अतिकाय जो कुंभकर्ण का पुत्र था, उसका शरीर विशाल और अभेद्य था। उसे सामान्य शस्त्रों से मारा नहीं जा सकता था। यह जीन एडिटिंग या क्रिस्पार तकनीक का परिणाम हो सकता है। रावण की प्रयोगशालाओं में शायद ऐसे योद्धा तैयार किए जाते थे जिनके डीएनए को संशोधित करके उन्हें विशालता और बुलेट प्रूफ त्वचा दी जाती थी। केवल ब्रह्मास्त्र जैसा उच्च ऊर्जा हथियार ही उसे भेज सका। यह सब बताता है कि लंका केवल सोने की नगरी नहीं थी, बल्कि वह विज्ञान और तकनीक का एक ऐसा गढ़ थी जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी।